नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वोदय का सिद्धांत। आचार्य विनोबा भावे ने दिया था। हम जानना चाहते हैं कि सर्वोदय का सिद्धांत आया कहाँ से। दोस्तों, ये आया महात्मा गांधी जी से। किससे आया? महात्मा गांधी से। और क्वेश्चन किया जाए कि महात्मा गांधी जी के पास सर्वोदय का सिद्धांत कहाँ से आया, तो यह आया रस्किन। रस्किन नामक एक विद्वान था और उस विद्वान से महात्मा गांधी के पास आया। रस्किन ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है, अंग्रेजी में था अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट अंग्रेजी में ये बुक लिखी गई थी दोस्तों। और इस बुक को गांधी जी ने पढ़ा और गांधी जी ने इस बुक को पढ़ने के बाद में सर्वोदय का सिद्धांत देते हैं। सर्वोदय का सिद्धांत देते हैं। तो हमने देखा कि महात्मा गांधी जी ने कहाँ से सर्वोदय का सिद्धांत प्राप्त किया? रस्किन से। और रस्किन की कौन सी बुक को पढ़कर? अनटू द लास्ट बुक को पढ़कर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी से सर्वोदय का सिद्धांत कहाँ चला गया? आचार्य विनोबा भावे के पास। तो आचार्य विनोबा भावे ने भी महात्मा गांधी जी की तरह अपना सर्वोदय का सिद्धांत देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सर्वोदय का सिद्धांत महात्मा गांधी जी वाला हो चाहे आचार्य विनोबा भावे वाला हो, एक जैसा ही है। हम बात करते हैं कि सर्वोदय का मतलब क्या है। सबको पता है, संधि विच्छेद करके देखते हैं तो निकलता है सर्व उदय। सर्व उदय का मतलब सभी का उत्थान, सभी का उत्थान या सभी का कल्याण, सभी का कल्याण हो। तो देखते हैं कि सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उत्थान होना। और सभी का उत्थान होगा कब? समाज में किस प्रकार की परिस्थितियां होगी, समाज कैसा होना चाहिए। तो सर्वोदय का सिद्धांत क्या कहता है कि संपत्ति निजी नहीं होनी चाहिए। संपत्ति क्या होनी चाहिए? महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग, आचार्य विनोबा भावे के अकॉर्डिंग संपत्ति क्या होनी चाहिए? एक ट्रस्ट के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रस्ट कहेगा वहाँ वो संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति रखेगा मानव, लेकिन एक आवश्यकता से ज़्यादा वह नहीं रख सकता है। ठीक है, यदि वह ज़्यादा संपत्ति कमाता है तो वह उसकी नहीं रहेगी, एक ट्रस्ट के रूप में राजकोष में जमा हो जाएगी। इस तरह की बात करते हैं। विशेषाधिकार समाज में किसी के पास नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्य क्या है? आत्मा से बने हैं। तो इन लोगों का मानना था, इन विचारकों का मानना था कि सभी मनुष्यों को ईश्वर ने बराबर रूप से जन्म दिया है, तो सब में आत्मा रहती है, तो सभी बराबर होना चाहिए, कोई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में विरोध नहीं हो, किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मतलब समाज में सभी लोग समान है, क्योंकि भगवान ने सभी को समान रूप से बनाया है। विकेंद्रीकरण मतलब कोई भी चीज़ का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम उद्योग मान लेते हैं, तो उद्योग कंपनियों का क्या है? केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो लागत है, जो काम कर रहे हैं वहाँ उनको उचित लागत उनको मिलनी चाहिए, उचित उनको मूल्य, जो काम कर रहे हैं उसका उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आगे ये है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था और जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति में क्या थी? 7 विचारों को जोड़कर उसने सप्त क्रांति बताई थी। संपूर्ण क्रांति को सप्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं और जयप्रकाश नारायण ने यह क्रांति दी थी इंदिरा गांधी की सरकार के समय। तो उसने क्यों दी? क्योंकि इसमें जो 7 जो चीजें थी तो वो कौन कौन सी थी? पहले नंबर में अगर मैं देखूं तो आध्यात्मिकता, कि लोगों में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। दूसरा देखिए तो देखो आर्थिक
सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, बुद्धि, बौद्धिक, छठवां शैक्षणिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक, सातवां है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। दोस्तों संपूर्ण क्रांति के अंदर 7 चीजें शामिल थी, और 7 चीजें कौन कौन सी थी? आध्यात्मिकता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक। ये सभी को मिलाकर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, पटना बिहार के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ में दिया था। तो यहां हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इनमें विकास हो। इस क्रांति का मतलब इनमें विकास हो, लोगों के पास आध्यात्मिक शक्ति को भी समझे, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो, राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो, लोगों का विकास हुआ, बौद्धिक विकास हो, शैक्षणिक शिक्षा का विकास भी हो, लोगों का सांस्कृतिक विकास भी हो। इस तरह से वो बात की थी। ठीक है, तो जो भी सरकार बने तो सरकार इस तरह से इस चीज़ों को ध्यान में रखकर कानून नियम बनाए। तो हम यही चीज़ इसमें पाते हैं कि गांधी जी यही कहना चाह रहे थे, और आचार्य विनोबा भावे भी अपने सर्वोदय के सिद्धांत के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि, यह प्रश्न कई बार आता है कि भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है, तो यह होती है हैदराबाद से। ये आप विशेष रूप से याद रखें, हैदराबाद इसकी पृष्ठभूमि है। हैदराबाद में क्या था कि स्वतंत्रता के समय सामंतवादी और जमींदार इन लोगों का क्या था, बोलबाला था। बोलबाला का मतलब आप समझ गए कि यही राजा थे, जमीन के ऊपर इनका ही अधिकार था। गरीबों के पास, भूमिहीन लोगों के पास भूमि नहीं थी। तो स्वतंत्रता के बाद में आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया, ये कदम उठाया, कौन सा, भूदान आंदोलन वाला, कि लोगों को भूमि दान में दी जानी चाहिए। और कौन देगा, जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है वो। ठीक है, तो सामंतवादी और जमींदार जो उस समय बोलबाला था, इन लोगों के पास जो ज़मीन थी वो दान में दी जानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम था भूदान आंदोलन। ध्यान दें कि हैदराबाद के अंदर ही उन्होंने ये आंदोलन चलाने की नींव रखी थी, शुरुआत की थी। तो सबसे पहले हम कहते, स्वामी रामचंद्र रेड्डी का नाम सुना होगा आपने, स्वामी रामचंद्र रेड्डी, ये हैदराबाद के ही थे। भूदान आंदोलन के समय आचार्य विनोबा भावे के कहने पर स्वामी रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया, अपनी भूमि 100 एकड़ भूमि, लगभग 100 एकड़ भूमि क्या कर दी, दान में दे दी थी। और यहां से ये भूदान आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, नींव रखी गई भूदान आंदोलन की। उसके बाद में कहते हैं कि 30 जनवरी 1954 के दिन, 30 जनवरी 1954 के दिन आपके गया जो कि बिहार में है, गया जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूदान आंदोलन करते हैं। और आंदोलन कैसे, एक तरह से यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से आहुति देकर करते हैं। बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते हैं और अपनी ज़मीन को, वो भूमिहीन लोगों को, गरीबों को वो दान में देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भूदान आंदोलन क्या है कि जो जमींदारों के पास ज़मीन थी, सामंतों के पास जो ज़मीन थी, उसको गरीब लोगों को देना दान के रूप में। ये अभियान आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था हैदराबाद से। ठीक है, तो ये इसकी पृष्ठभूमि पूछी जाती है कई बार। और इसमें जो शुरुआत की थी
किस व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी भूमि 100 एकड़ जमीन भूमि दी थी? स्वामी रामचंद्र रेड्डी ने। तो इस तरह से लोगों में क्या है, वही सर्वोदय का सिद्धांत यहाँ पे आता है कि सर्वोदय को सिद्धांत को पूरा करने के लिए लोग समाज में विशेषाधिकार न रहे, लोग कोई बड़ा न रहे कोई छोटा न रहे, सभी क्या है बराबर होना चाहिए, मध्यम श्रेणी के होने चाहिए। इसलिए जो लोगों के पास जो जमीन रूपी जो संपत्ति थी, जो अचल संपत्ति थी, उसको सबको देने की प्रोसेस उन्होंने किया था भूदान आंदोलन के माध्यम से, आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार। वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें।